नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने का अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत। कहा, रिश्ते मजबूत होने से पूरे क्षेत्र को होगा फायदा। विदेश सचिवों के बीच इस्लामाबाद में 15 फरवरी को वार्ता। अफगानिस्तान को मदद जारी रखेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में नए संसद भवन का किया उद्घाटन। कहा, विकास के लिए आतंकवाद रोकना जरूरी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप, 50 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भी कांपी धरती, नुकसान की खबर नहीं। नेपाल में मधेसी नेताओं का संविधान संशोधन प्रस्ताव मंजूर करने से इनकार। कहा, संसद में जबरन पेश हुआ प्रस्ताव, प्रांतीय सीमाओं के फिर से रेखांकन की मांग। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। लेह में पारा -16 डिग्री, चुरू में तापमान 0 के करीब। कोहरे से हवाई और ट्रेन यातायात पर असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और अफगानिस्तान के दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। मोदी काबुल से कल शाम अचानक लाहौर पहुंचे। नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से स्थानीय समय के मुताबिक 4:20 पर लाहौर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। इसके बाद नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ हेलीकॉप्टर से लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित उनके रायविंद महल के लिए रवाना हो गए। यहां दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान गए। उनके साथ विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। दोनों नेता करीब 1.5 घंटे तक साथ रहे। इसके बाद नवाज शरीफ बाकायदा नरेंद्र मोदी के साथ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हुए। मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने बताया कि दोनों देश बातचीत के सिलसिले को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। एक खैरसगाली का दौरा था। जो फैसले हुए उनमें ये तय हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बाहमी एतमाद साजी की जा सके और दोनों मुल्कों की दरमियान अवाम की सतह पर रवाबित भी बढ़ाए जाएं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जिन्हें कहते हैं, ताकि वो माहौल पैदा किया जा सके जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ सके। और स्वदेश लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि नवाज शरीफ की आवभगत से वो अभिभूत हैं। नरेंद्र मोदी के मुताबिक शरीफ ने जिस तरह से हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया और उन्हें छोड़ने आए, उससे वो खासे प्रभावित हुए। नई दिल्ली लौटने के बाद ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति नवाज शरीफ के अपनेपन का भी जिक्र किया। दोनों के बीच बातचीत में शरीफ ने अटल जी के साथ अपने संवाद को याद किया और अटल जी तक उनकी शुभकामनाएं पहुंचाने को कहा। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की 15 जनवरी को इस्लामाबाद में बैठक होगी। हालांकि फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पीटीआई के मुताबिक विदेश सचिव एस जयशंकर पाकिस्तानी समकक्ष एजाज चौधरी के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। विदेश सचिव स्तर की इस बैठक में समग्र वार्ता के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इस महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत में समग्र वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी थी। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान ने जनवरी के मध्य में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत का प्रस्ताव दिया था। पीटीआई के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और भारत और इस बीच संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच लाहौर में हुई मुलाकात का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता को बरकरार रखा जाएगा और आगे बढ़ाते हुए उसे मजबूती दी जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के लाहौर यात्रा को इनोवेटिव डिप्लोमेसी करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा से दोनों देशों के
द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत किया। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेट्समैन की तरह पाकिस्तान जाने का फैसला किया है और पड़ोसियों से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि ऐसे ही इसके पहले लाहौर में जो बस यात्रा की थी हमारी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इस सोच के आधार पर की थी कि जो दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है, इसलिए बराबर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान दौरे पर बाकी राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस, शिवसेना और जेडीयू ने जहां इस फैसले पर हैरत जताई है, वहीं सीपीआई ने इस पहल का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर पहुंचने पर जहां पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां बढ़ीं, तो इधर भारत में सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस, जेडीयू ने प्रधानमंत्री के दौरे पर हैरत जताई है। I reject completely Shrimati Sushma Swaraj's claim that it's statesmanship-like. It was a spontaneous decision which was taken today. And I make this serious statement, and we have definitive information, it was pre-arranged. काठमांडू में प्रधानमंत्री जी का वो चेहरा याद है जब उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ देखना गवारा नहीं किया था। नवाज साहब की किस शराफत पर वो फिदा हुए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं अचंभित हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं व्यथित हूं। मेघराज का कटा हुआ सर मुझको याद आता है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए हैं। दो देशों में, दो देशों के प्रधानमंत्री में अगर कोई संवाद होता है तो मुझे लगता है उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या संवाद हो सकता है, ये पहली बात। उससे पहले भी अटल जी गए हैं और भी हमारे लोग जाके आए हैं वहां। अचानक जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं नवाज शरीफ के जन्मदिन को मुबारक देने के लिए, मुझे लगता है ये यात्रा अचानक नहीं इस प्रकार से तय होती। वहीं सीपीआई ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। Both Prime Ministers meeting in Lahore for the first time is a very significant one, and one should welcome it, and we hope this will further strengthen our efforts to resolve our vexed disputes and bring both countries together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काबुल से उड़ान भरने के आखिरी मिनटों में अधिकारियों को इस दौरे की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले एक दिन के दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काबुल में संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मजबूत अफगानिस्तान के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि नए अफगानिस्तान के निर्माण में सबको सहयोग करना होगा और विकास के लिए सीमा पार आतंक को रोकना होगा। In our region, when a Kabuliwala can once again come across easily to win Indian hearts. अफगानिस्तान में संसद के नए भवन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं दोनों देशों के बीच रिश्तों की हकीकत बयां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बुलेट को बैलेट से हराना होगा। जलालुद्दीन रूमी wrote, "Raise your words, not your voice. It is rain that gives flowers, not thunder." This is the wisdom of this magnificent land. अफगानिस्तानी संसद में अटल ब्लॉक भी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्षेत्रीय सहयोग की बात भी कही। And it must be the path to its future.
brave and tireless as the Afghans are, defending the nations, Afghanistan will succeed only when terrorism no longer blows across the border. भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती और एकजुटता दिखाने के लिए इस भवन को बनाने का काम 2007 में शुरू किया था। इस भवन के निर्माण पर 4 करोड़ 50 लाख डॉलर का खर्च आना था, लेकिन बाद में ये बढ़कर 9 करोड़ डॉलर हो गया। इस भवन का डिजाइन मुगल और आधुनिक स्थापत्य कला पर आधारित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शहीद अफगान सुरक्षा बलों के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने नजीब जंग के डीडीसीए मामले में जांच आयोग को अवैध बताने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो ईडी से डरते हैं और ना ही सीबीआई से। कमीशन ऑफ इंक्वायरी कौन बनाएगा? वो इसके ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के शेड्यूल में दिया हुआ है, आइटम नंबर 13। कैबिनेट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने का अधिकार है, कहीं एलजी का नाम नहीं लिखा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी सरकार चुनी हुई सरकार है, लिहाजा वो डीडीसीए मामले में जांच आयोग का गठन कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सरकार के खिलाफ खबरें प्लांट करवाने का भी आरोप लगाया। एलजी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं एलजी। अगर उनका दफ्तर चुनी हुई सरकार के खिलाफ खबरें लीक करके उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है ये बड़ा सीरियस मामला है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कानून सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को जांच आयोग बनाने की इजाजत देता है। उनके मुताबिक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार को इसकी इजाजत नहीं है। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। देखिए, 1952 का एक्ट है कि कौन राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें केवल इस तरह के जांच आयोग बना सकते हैं, और ये जांच आयोग बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को और केंद्र को है। और इसलिए अगर आप जांच आयोग बना रहे हैं तो आपने उसके प्रावधानों का पालन किया है कि नहीं किया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ली कि नहीं ली? आपने केंद्र सरकार से परमिशन ली कि नहीं ली? डीडीसीए मामले की जांच के लिए विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सदस्यीय जांच आयोग बनाने का ऐलान किया था। दिल्ली का मौसम सर्द है, लेकिन राजनीति गर्माती जा रही है। संविधान की इस लड़ाई में हर पक्ष अपने आप को सही बता रहा है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। लेकिन सवाल ये है कि अब आने वाले इन 4 सालों में इस वाद विवाद का कुछ अंत भी होगा या फिर इसकी फेरिस बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही नुकसान होगा। Trying to rake up those issues is only with a political intention to malign the government and the most effective, honest, dynamic minister Sri Arun Jaitley. वहीं बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर पार्टी विरोधी गतिविधियों का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वफादार सैनिक रहे हैं। दरभंगा से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके आजाद ने लिखा कि निलंबन पत्र में डीडीसीए घोटाले का जिक्र नहीं है। ऐसे में ये साफ होता है कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अमित शाह को लिखा कि वो जल्द से जल्द उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के सबूत उपलब्ध कराएं ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। कीर्ति आजाद ने उम्मीद जताई कि पार्टी उन्हें गंभीर आरोपों से अपना नाम साफ करने का एक मौका जरूर देगी। इससे पहले आजाद बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सामने भी अपना निलंबन का मुद्दा उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण पर बयान के चलते मंत्री ओमपाल नेहरा को पद से हटा दिया गया है। नेहरा मनोरंजन कर विभाग के सलाहकार थे और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। नेहरा ने अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का बयान दिया था। हालांकि नेहरा ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। और खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सरोकार में बात देश में बढ़ते जन आक्रोश और उसके दबाव में आती राजनीति की।
पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में तो रहेंगे। प्रजातंत्र का मजा ही है कि आपके पास पब्लिक ओपिनियन आपके पास आए। दबाव पड़ता है, सांसद भी इंसान ही है और ये भी सच है कि इस बिल के पारित होने में विलम्ब हुआ है। आज हमने 16 साल लिया, क्या फिर हम एक नया कानून लाएंगे जो 15 साल का होगा? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है इस तरह के बिल को पारित करके। समाज में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होगा। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RS टीवी विशेष सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले और सरकारी योजनाओं के लिए लोगों को अब कई पन्नों का जटिल फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सरकार अब इन सब कामों के लिए एक पन्ने का फॉर्म लाने जा रही है। केंद्र सरकार ने कल सुशासन दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि अभी पेंशन फॉर्म को एक पन्ने का बनाया गया है, पहले ये 4 पेज का होता था। अगले 1 साल में केंद्र सरकार के सभी विभागों में ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू कर दी जाएगी और राज्य सरकारों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार पहले ही सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी शुरुआत कर चुकी है। एक फॉर्म, हम सिंगल पेज फॉर्म की एक प्रथा आज से आरंभ कर रहे हैं। वाजपेयी जी के जन्मदिन पर DOPT के विभाग की ओर से देश को ये उपहार भी है और देश को ये अर्पण भी है। सऊदी अरब में काम के दौरान प्रताड़ित होने वाले केरल के 3 लोग आज सुबह भारत पहुंच गए। तीनों युवक केरल के त्रिवेंद्रम पहुंचे। इस मामले में युवकों की पिटाई का वीडियो देखने के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया। विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बाद उन्हें भारत वापस भेजने की व्यवस्था की गई। झूठे वादे करके एक प्लेसमेंट एजेंसी ने तीनों को सऊदी अरब भेजा था। वहां उनसे जबरन ईंट भट्टे पर काम कराया जाता था। काम करने से मना करने पर उनकी पिटाई की जाती थी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 12:44 पर आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सीमा के नजदीक बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। दिल्ली, NCR के अलावा चंडीगढ़ और जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और भूकंप के झटके सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। इसमें 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थानीय समय के मुताबिक 11:14 पर झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भूकंप के तुरंत बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 26 अक्टूबर को आए 7.5 तीव्रता के भूकंप में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। लेह में पारा -16 डिग्री तक नीचे चला गया है तो राजस्थान के चूरू में पारा 0 के करीब पहुंच गया है। कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो उड़ानों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। कहीं अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश तो कहीं चाय की चुस्कियों का सहारा और कहीं सिर से पैर तक गर्म कपड़ों में लिपटे लोग। इन तस्वीरों को देखकर उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को बखूबी महसूस किया जा सकता है। सिहरन बढ़ने और तापमान गिरने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें या तो रद्द हो गई हैं या फिर घंटों की देरी से चल रही हैं। आलम यह है कि रेलवे स्टेशन भी रैन बसेरों में तब्दील हो गए हैं। लोकमान्य तिलक से आया हूँ। लोकमान्य तिलक को 2 बजे आना था, आज वो लगभग 6:30 बजे यहाँ पर आ रही है। कम से कम 4.5 घंटे 5 घंटे की समथिंग लेट हो रही है। हैवी कोल्ड है यहाँ पर और निज़ाम जो है सारा ठप हो चुका है, धर्म भरम हो चुका है। लोग आग जला जला कर अपने आप को महफूज कर रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसे दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। इसके अलावा धुंध की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 1000 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान जमाव बिंदु से काफ़ी नीचे -16.2 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य के दूसरे इलाकों में तापमान माइनस से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया गया। मतलब 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो इस साल थोड़ा ज्यादा ही है। और वैसे तो पॉजिटिवली दिखा जाए तो मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। साफ है कि उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल के शीर्ष मधेसी नेताओं ने कहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव बगैर उनकी सहमति के संसद में जबरन पेश किया गया है। ऐसे में उन्होंने संशोधन प्रस्ताव मंजूर करने से इनकार कर दिया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के नेता उपेंद्र यादव और महंत ठाकुर ने यूसीपीएन माओवादी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात में ये बात कही। माओवादी सुप्रीमो प्रचंड सरकार और प्रदर्शनकारी समूह के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। प्रचंड ने मधेसी नेताओं से कहा कि वो 4 महीने से जारी प्रदर्शन और भारत की सीमा से सटे प्रमुख व्यापार बिंदुओं पर नाकेबंदी खत्म कर दें, क्योंकि सरकार ने मधेसियों की समस्या के समाधान के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पहले ही आगे बढ़ा दिया है। हालांकि मधेसी नेताओं ने कहा कि मौजूदा हालात में संशोधन प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। सीरिया के प्रमुख विद्रोही गुट जैश उल इस्लाम के कई नेता दमिश्क के नजदीक हुए हवाई हमले में मारे गए हैं। सीरिया की सेना ने जैश उल इस्लाम के संस्थापक सदस्य 44 साल के जहरून अलूश के भी रॉकेट हमलों में मारे जाने का दावा किया है। सीरियाई सेना के मुताबिक जहां इस संगठन के नेताओं की बैठक हो रही थी, वहां करीब 10 रॉकेटों से हमला किया गया। सऊदी अरब समर्थित ये विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों में सक्रिय हैं। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई शांति वार्ता में ये गुट शामिल था। माना जा रहा है कि इससे सीरिया में शांति बहाली की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। गुरुवार को नाइजीरिया में अनाम्बरा स्टेट के ननेवी शहर में एक बड़े हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसा गैस टैंकर में आग लगने से हुआ। यह टैंकर भीड़भाड़ वाले औद्योगिक गैस संयंत्र क्षेत्र में था। टैंकर में ब्लास्ट से रसोई गैस सिलेंडर भरने के लिए लाइनों में खड़े कई लोग धमाके की चपेट में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक से गैस निकालते समय कूलिंग टाइम में गड़बड़ी की वजह से तापमान अनियंत्रित हो गया और आग लग गई। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भारत समेत दुनिया भर में शुक्रवार को क्रिसमस की धूम रही। पोप फ्रांसिस का क्रिसमस संदेश सुनने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु वेटिकन पहुंचे। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने युद्ध, आतंकवाद और प्रवासी संकट पर बात की। साथ ही दुनिया को शांति और सुलह का पैगाम दिया। उन्होंने दुनिया भर में बढ़ते आतंकवाद की निंदा की और शरणार्थियों की मदद करने वाले लोगों और देशों की तारीफ की। इस साल मध्य पूर्व और अफ्रीका में लगातार हिंसा देखी गई, जबकि यूरोप को प्रवासी संकट से जूझना पड़ा है। इस साल रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी यूरोप के समुद्री तटों पर पहुंचे। पोप ने कहा कि वो सीरिया और लीबिया में शांति बहाली करने के संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने इजरायली और फिलिस्तीनियों को भी हिंसा खत्म करके शांति समझौते के लिए बातचीत करने को कहा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन, कोलंबिया, यमन, इराक, बुरुंडी, दक्षिण सूडान और कांगो गणराज्य में चल रहे संघर्ष का भी जिक्र किया। Quanto prima a far tacere il fragore delle armi in Siria e a rimediare alla gravissima situazione umanitaria della popolazione stremata. 26 दिसंबर 2004 में भारत समेत 13 एशियाई देशों में आई सुनामी में मारे गए लोगों को आज याद किया जा रहा है। इस मौके पर इंडोनेशिया में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को याद किया जा रहा है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा मार इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पड़ी थी। लहरों ने थाईलैंड,
मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सेशल्स और बांग्लादेश तक असर डाला था। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें देश याद कर रहा है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। साठ और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री साधना का कल निधन हो गया। साधना फिल्मी दुनिया की एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी अदाकारी हमेशा रोशन और दमकती रहेगी। 74 साल की साधना काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज साधना का अंतिम संस्कार किया जाएगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। पहले पर्दे पर अपनी दिलकश अदाकारी से मदहोश कर देने वाली अभिनेत्री साधना का जादू आज भी हमारे दिल में बसता है। एक्टिंग की दुनिया में साधना एक ऐसा नाम थी जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी में बल्कि फैशन में भी एक अलग मुकाम हासिल किया। चूड़ीदार कुर्ता, शरारा गरारा, कान में बड़े झुमके बाली और लुभावनी मुस्कान साधना की पहचान रही। सबसे बढ़कर उनकी हेयर स्टाइल। 60 के दशक में उनके हेयर स्टाइल का जलवा ऐसा था कि साधना कट पूरे भारत की गली गली में मशहूर हो गया। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को अविभाजित भारत के कराची में हुआ था। विभाजन के बाद 1948 में वो भारत चली आईं। श्री 420 से हिंदी फिल्मों में अभिनय का सफर शुरू करने वाली साधना ने फिल्म आरजू, मेरे महबूब, लव इन शिमला, मेरा साया, वक्त, राजकुमार, असली नकली, हम दोनों जैसी मशहूर हिंदी फिल्मों में काम किया और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 60 और 70 के दशक में अपने अभिनय से उन्होंने नई ऊंचाइयों का सफर तय किया। साधना ने अपने अभिनय से जो शोहरत कमाई वो आखिरी सांस तक बनी रही। बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। कमाल का उनका फिल्मी सफर रहा है। कराची में पैदा हुई, पार्टीशन के बाद मुंबई माइग्रेट कर गईं और बतौर ग्रुप डांसर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और जीवन से रूबरू कराती साधना की एक्टिंग अपने आप में जिंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा हमारे दिलों को सुकून और सादगी का एहसास कराती रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने का अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत। कहा, रिश्ते मजबूत होने से पूरे इलाके को होगा फायदा। विदेश सचिवों के बीच इस्लामाबाद में 15 जनवरी को वार्ता। अफगानिस्तान को मदद जारी रखेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में नए संसद भवन का किया उद्घाटन। कहा, विकास के लिए आतंकवाद रोकना जरूरी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप, 50 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भी कांपी धरती, नुकसान की खबर नहीं। नेपाल में मधेसी नेताओं का संविधान संशोधन प्रस्ताव मंजूर करने से इनकार। कहा, संसद में जबरन पेश हुआ प्रस्ताव, प्रांतीय सीमाओं के फिर से रेखांकन की मांग। और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। लेह में पारा -16 डिग्री, चुरूप में तापमान 0 के करीब। कोहरे से हवाई और ट्रेन यातायात पर असर।